बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत काइंड्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब शक्ति के रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। काइंड्स ऑफ पावर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि शक्ति को कितने रूपों में बांटा गया, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, और फिर इसका सिद्धांत और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत विस्तृत प्रयोग होता है। शक्ति के विविध आयाम हम कह सकते हैं, ठीक है। मोटे तौर पे तीन रूप में शक्ति, तीन तरह की शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति की पहचान हम कर सकते हैं। फिर से बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत विस्तृत प्रयोग होता है और शक्ति के विविध आयाम जो है उसको हम कह सकते हैं। मोटे तौर पे तीन तरह की शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचाराधारात्मक शक्ति की पहचान हम कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहली शक्ति है राजनीतिक शक्ति, ठीक है। राजनीतिक शक्ति से क्या मतलब है? तो बहुत अच्छे टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, बहुत ध्यान से पढ़ें आप। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है समाज के मूल्यवान साधनों, जैसे मूल्यवान साधन कौन से हैं, संसाधन कौन से हैं, जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर, टैक्स, ठीक है, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन। फिर से समझिए इसको, क्या कहना चाह रहा है ये। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है समाज के मूल्यवान संसाधनों जैसे पद, प्रतिष्ठा, टैक्स, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूहों में बंटवारा। ये है आपके मूल्यवान संसाधन, ठीक है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जो है वो सरकार के विभिन्न अंग कौन से हैं? सरकार के विभिन्न अंग है आपके व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग है। आपने 10th क्लास में भी इसका अध्ययन किया होगा। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, न्यायपालिका का काम है न्याय करना, ठीक है, जिन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कह सकते हैं। ये शक्ति के औपचारिक अंग ही है एक प्रकार से। इसके अलावा विभिन्न दबाव समूह, राजनीतिक दल, प्रभावशाली व्यक्ति भी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, वो अनौपचारिक अंग कहलाते हैं। तो सरकार के जो अंग है वो तो आपके औपचारिक अंग हो गए। उसके अलावा अनौपचारिक अंग में आपके दबाव समूह या पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या कोई इफ़ेक्टिव व्यक्ति हैं, वो जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं और नीतियों में चेंज करवा देते हैं, तो वो आपके अनौपचारिक अंग कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा आता है आपका आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का क्या मतलब होता है? आर्थिक शक्ति का मतलब है उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व। आर्थिक शक्ति जो है वो अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। आर्थिक शक्ति अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से प्रभावशाली होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली होते हैं। यानी जिसके पास अच्छा पैसा है उसके पास सत्ता भी है। और आपने पुराने ज़माने में सुना भी होगा कि जिसके पास पैसा होता है वोट भी वही देते हैं। लेकिन आर्थिक और राजनीतिक संबंध की बात अगर हम करें तो आर्थिक और राजनीति के शक्ति के आपसी संबंध किस तरह के हैं, इसको लेकर उदारवाद और मार्क्सवाद में अंतर बताया है कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति आपस में एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है। इसके बारे में आर्थिक क्षेत्र के मामले में तो उदारवादियों ने अपने विचार दिए और राजनीतिक शक्ति के मामले में मार्क्सवादियों ने अपने विचार दिए। उदारवाद के अनुसार अगर हम बात करें तो राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं। उदारवाद के बारे में बात करें जिनमें आपस में अंतर निर्भरता होती है और अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को कभी भी निर्धारित नहीं करता। सिर्फ पैसा ही, आर्थिक तत्व ही कभी भी राजनीति को प्रभावित नहीं करता। दूसरी ओर मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद कहता है कि सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी है। किसी भी प्रकार का जो पावर है वो आपके पास, आपका तब तक शो नहीं होगा जब तक आपके पास जेब में पैसा नहीं होगा। नहीं, आर्थिक तत्व जो है, आर्थिक शक्ति जो है वो सब प्रकार की शक्तियों पर महत्वपूर्ण रूप से टिकी हुई है। एवं
आर्थिक शक्ति ही समाज में राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है। बहुत सही बात है ये। वर्तमान की बात अगर हम करें तो आर्थिक शक्ति ही समाज में राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है। जितने भी आप नेता हैं उन सबको अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप ये भी पता कर सकते हैं, आजकल की जनता जो है वो बहुत जागरूक है, आप जानते हैं। और जनता हमारे होने वाले सभी नेता हो, मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उन सब की आर्थिक शक्ति का पता तो रखती ही है। पूर्वी सोवियत संघ जैसे साम्यवादी राज्य में निजी संपत्ति और उत्पादन के निजी स्वामित्व पर रोक के बावजूद राजनीतिक रूप से ताकतवर एक नया वर्ग अस्तित्व में बना रहा, और ये मार्क्सवाद की ये धारणा सत्य नहीं है। एक नए वर्ग की बात ये लोग कर रहे हैं, तो एक नया वर्ग जो है वो अस्तित्व में बना रहा, ये मार्क्सवाद की ये धारणा सत्य नहीं है। फिर आपका आता है विचाराधारात्मक शक्ति। ये विचारधारा का क्या मतलब है? विचारधारा से आप शब्द से ही समझ सकते हैं, विचारों का समूह हो सकता है ना, जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। आपके विचारों के समूह के आधार पे आपका दृष्टिकोण पता चलता है। कैसे? आप क्या सोचते हैं, यानी लोगों के सोचने का ढंग, लोगों के समझने का ढंग। हमारी सोच ही हमारी समझ को प्रभावित करती है। अतः ये जो विचारधारा है किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है। किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में कि ये सही है या ये गलत है। आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट आती है हर 5 साल में, तो जब गवर्नमेंट में जब नया व्यक्ति कोई आता है तो पुराने और नए के बीच में तुलना की जाती है। ठीक है, जनता अपनी समझ के आधार पे, अपनी सोच के आधार पे शासन के लोगों के बीच में सत्ता के अंतर्गत डिफरेंस बता देती है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ऐसी थी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ऐसी है। तो अपनी सोच और समझने की पावर को प्रभावित करती है हमारी विचारधारा। इसीलिए हमारी विचारधारा जो है वो उसे वैधता प्रदान करती है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित है, और उन्हें उचित ठहराने के लिए बच्चों उदारवादियों, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्म मानववाद इत्यादि विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है। लेकिन कोई विचार किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में जन्म लेता, कोई भी विचार किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में जन्म लेता है और परिस्थितियां समय के अनुसार बदल जाती हैं। तर्क की दृष्टि से ये विचार पुराना पड़ जाता है, परंतु कुछ लोग उस विचार को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके स्वार्थ जुड़े हुए होते हैं। ये वर्ग इसे बचाए रखने के लिए हिंसा का प्रयोग भी करता है कि नहीं, किसी विचार को, किसी सोच को बनाए रखने के लिए लोग हिंसा पर भी उतर आते हैं। बिल्कुल सही है ये, आपने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को महसूस भी किया होगा। मार्क्सवाद, साम्यवाद के नाम पर पूर्वी सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों में हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। माओवादी चाइनीज़ की अगर हम बात करें तो माओवादी चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर लाखों लोगों का सफाया कर दिया गया। भारत में माओवादी, नक्सलवादी इसी विचारधारा से प्रेरित होकर हिंसक कार्यवाही में संलग्न है। कई बार लोकतांत्रिक देशों में कुछ लोग अपनी विचारधारा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हिंसा की कार्यवाही में संलग्न हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, भारत में केरल राज्य में मार्क्सवादी कार्यकर्ता अपने वैचारिक विरोधियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाहियों में संलग्न है। केरल राज्य में मार्क्सवादी जो कार्यकर्ता है वो अपने वैचारिक विरोधों के बावजूद हिंसात्मक कार्य, जब उनके विचार नहीं मिलते तो वो हिंसात्मक कार्यवाही करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए शक्ति की संरचना देख लीजिए आप। शक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पावर। शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में की जाती है जिससे एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना कंट्रोल स्थापित करता है। क्या समाज में ऐसे समूह की पहचान की जा सकती है जो नियमित रूप से किसी अन्य पर शक्ति का प्रयोग करते हो, पावर का प्रयोग करते हो? ठीक है, मेरे हिसाब से तो बच्चों शक्ति का प्रयोग जो है एक शासक अपने जनता से अपने ऑर्डर मनवाने के लिए ही शक्ति का इस्तेमाल करता है। इस बारे में मुख्य रूप से 4 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। आइए सबसे पहला सिद्धांत देख लीजिए आप, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। तो वर्ग प्रभुत्व का जो ये सिद्धांत है वो किसकी देन है? मार्क्सवाद की देन है, जिसकी मूल मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज जो है वो, इकोनॉमी के आधार पर समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है। सबसे पहले आर्थिक रूप से ताकतवर बुजुर्गा वर्ग,
और दूसरा आर्थिक रूप से दुर्बल सर्वहारा वर्ग। तो दो वर्ग हो गए, पावरफुल बुजुर्गा वर्ग और दुर्बल सर्वहारा वर्ग। तो बच्चों इन दोनों वर्गों के बीच में विरोधी वर्गों, दोनों वर्ग विरोधी हैं, एक पावरफुल है और एक कमज़ोर है। दोनों वर्गों, विरोधी वर्गों के बीच में समाज में अंतर संघर्ष चलता रहता है। इनका मानना है कि अब तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये लोग क्या कहते हैं, अब तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि प्रत्येक वर्गीय समाज मूलतः शक्ति संरचना होता है। प्रत्येक जो समाज है, वर्गीय समाज, वो शक्ति संरचना होता है, जिसमें प्रभुत्व वर्ग, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, नैतिकता और संस्कृति हर स्तर पर ऐसा वर्चस्व कायम रहता है जिसे पराधीन वर्ग अपनी स्वाभाविक नियति के रूप में आत्मसात कर लेते हैं। जिसे पराधीन वर्ग अपनी स्वाभाविक नियति के रूप में आत्मसात कर लेते हैं। तो ये प्रभुत्व वर्ग का सिद्धांत हो गया। फिर विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत देख लीजिए। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार भी समाज शक्ति के आधार पर इसमें भी दो वर्गों में बटा है। एक विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली है, एक सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है। इन दो भागों में बटा है। तो विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग, ये दो भागों में बटा हुआ है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार ये वर्ग विभाजन केवल आर्थिक आधार पर नहीं है, बल्कि इसके अनेक आधार है। केवल आर्थिक आधार को महत्व नहीं दिया, बल्कि कुशलता, आनुवांशिकता, संगठन क्षमता, बुद्धिमत्ता, प्रबंध क्षमता, नेतृत्व क्षमता, ये सभी आधार पर इसने बांटा है। इन योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में समाज का छोटा वर्ग उभर कर आता है जो शक्तिशाली होता है, सामान्य जन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे देश के राजनेता हो सकते हैं, जैसे देश के प्रशासक हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, है ना, उद्योगपति, प्रोफेसर, डॉक्टर, ये हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं। ये सब मिलकर इस प्रकार का निर्माण करते हैं जो हमेशा शक्तिशाली बने रहते हैं, भले ही औपचारिक रूप से किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। जैसे आप समझ सकते हैं, इटली के विल्फ्रेड पेरेटो, इन्होंने द माइंड एंड सोसाइटी बुक लिखी है। फिर गितानो मोस्का ने बुक लिखी है द रूलिंग क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट किताब का नाम है रूलिंग क्लास। जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स ने बुक लिखी है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछी गई है, पॉलिटिकल पार्टी। ऐसी पुस्तकों में इस सिद्धांत की व्याख्या की गई है। फिर आपकी आती है नेक्स्ट नारीवादी सिद्धांत। बहुत ही सिंपल सा है, तो जल्दी से समझ लीजिए इसे भी। नारीवादी सिद्धांत का क्या मानना है कि समाज में शक्ति जो है वो लैंगिक आधार पर बटी हुई है। जैसे पुरुष और महिलाओं के बीच में शक्ति बटी है। समाज की सारी शक्ति किसके पास में है, पुरुष वर्ग के पास में, और जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी पुरुष समाज जो है वो महिलाओं पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। अतः इसी आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति आंदोलन हुए हैं जो पुरुष के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते हैं। फिर बहुलवादी सिद्धांत भी देख लीजिए। शक्ति का चौथा सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुलवादी सिद्धांत, जो उपरोक्त तीनों से ही भिन्न है। वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गवाद और नारीवाद ये दावा करते हैं कि शक्ति का प्रयोग समाज के दो भागों में बटा हुआ है, एक तो शक्तिशाली और एक शक्तिहीन, यानी जिसके पास शक्ति नहीं है उसके पास, और एक जिसके पास शक्ति है। परंतु बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है कि समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बटी होती है, ये बहुलवादी लोग कहते हैं। उदारवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूहों के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है। अतः शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है। ये भारतीय अवधारणा है जो शोषण यानी वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं होकर उत्तरदायित्व पर आधारित है। ठीक है, भारतीय अवधारणा क्या है कि वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं है, ये उत्तरदायित्व पर आधारित है, जिसकी मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ है सार्वजनिक हित के लिए शक्ति का प्रयोग करना, अपनी भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए शक्ति का प्रयोग करना। इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाकर समाज की स्थापना पर जोर दिया। यानी जिसके पास पावर नहीं है उसे आप पावर दो और उसे शक्तिशाली बनाओ ताकि वो एक अच्छे और समृद्ध समाज की स्थापना कर सके। इसके लिए आप जो है आप देख सकते हैं पंचायती राज में जो सरपंच है, सरपंच को भी सारी अधिकार दिए जाते हैं विकेंद्रीकरण के दौरान, ताकि वो अपना शासन, स्वयं शासन अच्छे से चला सकते हैं। तो उसे भी एक प्रकार से शक्ति दी जाती है। ठीक है।